मैक्सिमम सजा 2 साल की है इन धाराओं में, तो आपने मैक्सिमम सजा दी उसको। वो सजा इसलिए दी क्योंकि 2 साल की सजा होती से ही सदस्यता, जो आपका जो एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, सेक्शन 8 सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 कहता है कि यदि आपको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो गई तो आपकी सदस्यता खत्म होती है, और सजा भुगतने के बाद 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका मतलब 8 साल के लिए आप बर्फ में लगते हैं। बिरला साहब है बहुत एबल, मतलब ऐसे प्रॉम्प्ट स्पीकर देखने को नहीं मिलते। उन्होंने कल शाम को, जनरली क्या होता है जब एक्शन ली जाती है पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट अखबारों के कटिंग से या ब्रेकिंग न्यूज से नहीं चलती जी। उनके पास वो ऑर्डर लाया गया, मतलब कितनी फुर्ती से ऑर्डर आया। कल दोपहर तक जजमेंट डिलीवर हुआ, उसके बाद शाम को कॉपी मिली होगी, सुबह तक प्लेन से कॉपी आई होगी, और जैसे हार्ड कॉपी देखी स्पीकर ने, सुबह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मिलने गए स्पीकर से, तभी लग रहा था, और 11 बजे तक तो मार्केट में लेटर आ गया कि सदस्यता भंग की जाती है। नमस्कार। राहुल गांधी को 2 साल की जेल हो गई है, संसद से सदस्यता भी रद्द हो चुकी है। बीजेपी राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की बात पहले से कर रही थी। गुजरात कोर्ट से राहुल गांधी को 2 साल की अब सजा हो गई। अब 6 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात कोर्ट से आए इस फैसले को कांग्रेस संयोग नहीं बल्कि बीजेपी का प्रयोग बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने जज बदलकर सजा दिलवाई है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? क्या चुनावी रैलियों में दिए गए भाषणों पर अब अदालतें इतनी बड़ी बड़ी सजाएं सुनाएंगी? क्या अब लोकतंत्र एफआईआर से चलेगा? क्या अब टीका टिप्पणी वाली सहनशीलता खत्म हो चुकी है? क्या अब सत्ता की पावर का इस्तेमाल सामने वाले को रौंदने के लिए किया जाएगा? क्या बोलने की आजादी एफआईआर से डराकर, कानूनी डर दिखाकर खत्म कर दिया जाएगा? क्या अमृत काल में आलोचना की अब कोई जगह नहीं रह गई है? आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इंदिरा गांधी की सदस्यता जाने पर इमरजेंसी देखने वाले पत्रकार अशोक वानखेड़े जी हैं। हमारे साथ आज वो पत्रकार हैं जिन्होंने दादी की भी सदस्यता जाते हुए देखा, और आज उनके पोते राहुल गांधी की सदस्यता भी जाते हुए देख रहे हैं। अशोक सर, राहुल गांधी को मैदान से हटाना राजनीतिक संयोग है कि राजनीतिक प्रयोग है? यह राजनीतिक छिचोरापन है। राजनीति एक मैच्योरिटी का नाम है। प्रगल्भता होनी चाहिए जब आप राजनीति करते हैं। पॉलिटिक्स डिमांड मैच्योरिटी। इट्स अ गेम ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। इट नीड नॉट बी अ गेम ऑफ स्कॉलर्स ऑल द वे एंड थ्रू आउट। मक्कारों की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति प्रगल्भता की होनी चाहिए। केस पे आता हूं, ओरिजिनल हम आज की बात करें केस की। मैं कुछ दर्शकों को बताना चाहता हूं जी। राहुल गांधी ने कहा क्या था? राहुल गांधी ने कहा कि ये गुजरात में जितने भी चोर हैं ये मोदी क्यों होते हैं? उनने जो नाम लिए उसमें ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी पे कटाक्ष था, लेकिन वो बयान ही तथ्यात्मक रूप से गलत है। जो तथ्यात्मक रूप से बयान गलत है उससे बेइज्जती कैसी होगी? ललित मोदी है राजस्थान के, गुजरात के ही नहीं। तथ्यात्मक गलती। दूसरी बात, जो रिट पिटीशन लगी, मतलब जिसने मानहानि का दावा किया, वो कहता है कि मोदी समाज। अब प्रज्ञा, मोदी ये समाज नहीं है। मोदी ये सरनेम किसी धर्म या जाति में नहीं है। मोदी ये व्यवसाय है। परचून का काम करने वाले, तेल, आटा, गेहूं, चावल, नमक, मसाले बेचने वालों को मोदी कहते हैं। जो घर में रसोई के पास भंडार गृह होता है, पुराने यदि पुश्तैनी घर तुम देखोगी, तुम्हारा ससुराल तो पास में ही है तुम्हारे ऑफिस के, जाके देखो तो किचन के पास एक भंडारण की जगह होती है, जिसको हम इंग्लिश में स्टोर रूम कहते हैं। स्टोर रूम कहते हैं। गुजरात में उसको मोदी खाना कहते हैं। अच्छा।
क्योंकि सारा किराने का माल वहां रखा रहता है, स्टोर रूम में। हम्म। तो मोदी ये व्यवसाय करने वालों का एक टाइटल है जो बाद में सरनेम में तब्दील हुआ। अब मोदी, वर्तमान में नरेंद्र मोदी तेली समाज से आते हैं, तो सारे मोदी तेली थोड़ी है। ललित मोदी जिसका नाम राहुल गांधी ने लिया, ये मारवाड़ी है, राजस्थान का। पीलू मोदी जो सबसे बड़े पार्लियामेंट्रियन थे, और आज यदि कोई पार्लियामेंट में जाता है जिसको थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगा के यदि पढ़ना चाहता है, तो लाइब्रेरी में जाके देखिए, पीलू मोदी के डिस्कशन देखिए, अरे चक्षु खुल जाएंगे आपके। वो पारसी थे, मुंबई में थोक में है पारसी, मोदी में। आप ही के यूपी में सैयद मोदी की हत्या हुई थी, बैडमिंटन प्लेयर था वो जी। वो मुसलमान था। मोदी मुसलमानों में भी होते हैं। तो ये कौन सा ऐसा मोदी समाज पैदा हुआ भाई जो बोलता है कि हमारी बेइज्जती हो गई? सैयद मोदी की हत्याकांड पे तो सब मोदी समाज आक्रोशित नहीं हुआ? सब मोदियों ने तो अपने बाल नहीं उतारे थे? या सैयद मोदी के कब्र पे जाके फातिहा तो नहीं पढ़ी थे? पीलू मोदी के निधन पे दुख, सारे मोदी इकट्ठा होकर आंसू तो नहीं बहा रहे थे? अरे सारे वानखेड़े स्टेडियम के मालिक है क्या? कॉमन सेंस है। वानखेड़े मराठों में पाए जाते हैं, वानखेड़े शेड्यूल कास्ट में है, वानखेड़े सोनार जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो है, और अभी समीर के बाद तो वो मुसलमान भी होने लगे हैं। तो कल समीर वानखेड़े पे कोई आरोप लगने पे मैं कहूं कि वानखेड़े समाज पे हमला हुआ है, अरे भाई तू कौन सा वानखेड़े, वो कौन सा वानखेड़े, वो ललित मोदी मारवाड़ी, तू यहाँ का पता नहीं, तू तेली है या फिर तू कोई और व्यवसाय करता है वहां पे। दूसरी बात, ये जब कोर्ट में केस गया जी, तो शायद जिसने ये केस लगाया उसको लगा कि जज ठीक नहीं है, तो हाई कोर्ट पे जाके उसने वो केस रुकवाया। फिर वो केस फिर चालू हो गया। इसका मतलब अपने बलन का जज आया इसी तो ये सवाल केस पर चालू। मैं आ रही थी आपके पास कि हाँ। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जज बदल करके सजा दिलवाई गई है, तो क्या ये मुमकिन है? क्या हुआ है ये? कई बार क्या होता है, आप कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट में, कि वर्तमान जज के पास जो मेरा केस है वो बायस है। अभी वो नैतिकता तो बहुत कम जजों में रही है कि जो स्वयं कहते हैं कि नहीं मैं इस केस से हटता हूं क्योंकि मैं आरोपी को जानता हूं, इनके पिता का मैं वकील हुआ करता था इसलिए मैं अब इनकी केस मिला। ऐसे बहुत कम केसेस सर्वोच्च न्यायालय और कुछ हाई कोर्ट में दिखाई देते हैं। वो हुआ। अच्छा, इसमें धारा 489, 99, 499 और 500 में जो मैक्सिमम सजा है वो 2 साल की है। मैं मानूं कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि विश्व के सारे मोदी चोर है, तो मैं मानूं कि भाई अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द जाति, अक्रॉस द धर्म। उन्हें एक सवाल पूछा था और सवाल मोदियों का ही था, मोदियों ने उसका जवाब देना चाहिए था। जो मोदी आहत है उन्हें जवाब देना चाहिए था इसका कि भाई ये सारे चोर गुजरात के मोदी क्यों होते हैं, तो उसने बता देना चाहिए था कि गुजरात से क्यों आते हैं। भाई उसने ये बोल देना चाहिए था कि अरे तुम थोड़ा दिमाग पे पैदल हो क्या राहुल गांधी, ललित मोदी गुजरात का नहीं राजस्थान का है, ये बोल देना चाहिए था, नहीं बोला। दूसरी बात, मैक्सिमम सजा 2 साल की है इन धाराओं में, तो आपने मैक्सिमम सजा दी उसको। वो सजा इसलिए दी क्योंकि 2 साल की सजा होती से ही सदस्यता, जो आपका जो एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 सेक्शन 8 सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 कहता है कि यदि आपको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो गई तो आपकी सदस्यता खत्म होती है, और सजा भुगतने के बाद 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका मतलब 8 साल के लिए आप बर्फ में लगते हैं। लेकिन एक प्रोविजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 था, 4 नंबर का सबसेक्शन। वो कहता था कि सजा मिलने के बाद 3 महीने के अंदर आप अपील कीजिए तो आपकी सदस्यता रद्द नहीं होगी।
और यदि आपने अपील किया तो अंतिम निर्णय आने तक आप सदस्य बने रहते हैं। तो क्या स्पीकर फिर अगर चाहते, एक स्पीकर नहीं अगर नहीं चाहते, एक सेकंड, मैं मुझे पूरा करने दो। लेकिन इसी धारा को जुलाई 2013 में, जी, आज से 10 साल पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने लिली थॉमसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एक निर्णय देते हुए कहा कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है। क्योंकि सजा का कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग सजा पाते हैं और जमानत पे रहते हैं, पेंडिंग करते रहते हैं, 25-25 साल तक केस पेंडिंग होता है। आप ही क्या देखिए, आप देश के गृह मंत्री बने हुए हैं, गृह राज्य मंत्री बने हैं टेनी महाराज, उनके ऊपर एक केस है, उसका अभी तक फैसला ही नहीं हुआ। निर्णय रोक के रखे हैं कोर्ट ने, 8-8, 9-9 साल तक निर्णय रोके जाते हैं। तो वो लूप निकालने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो सबसेक्शन 4 था इसको खत्म कर दिया। तो उसी के चलते राहुल गांधी को सजा अनाउंस होते से ही उनकी सदस्यता जाना तय था जी। लेकिन फिर अपने यहां बिरला साहब है बहुत एबल, मतलब ऐसे प्रॉम्प्ट स्पीकर देखने को नहीं मिलते। उन्होंने कल शाम को, जनरली क्या होता है जब एक्शन ली जाती है पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट अखबारों के कटिंग से या ब्रेकिंग न्यूज से नहीं चलती जी। उनके पास वो ऑर्डर लाया गया, मतलब कितनी फुर्ती से ऑर्डर आया। कल दोपहर तक जजमेंट डिलीवर हुआ, उसके बाद शाम को कॉपी मिली होगी, सुबह तक प्लेन से कॉपी आई होगी, और जैसे हार्ड कॉपी देखी स्पीकर ने, सुबह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मिलने गए स्पीकर से, तभी लग रहा था। और 11 बजे तक तो मार्केट में लेटर आ गया कि सदस्यता भंग की जाती है जी। अब एक नया टाई जो मुझे लगता है जी, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की सेक्शंस है 147, 149, 158 एंड 151, इस सेक्शन के तहत जिस दिन कोई लोकसभा खाली होती है उससे 6 महीने के अंदर बाई इलेक्शन करना अनिवार्य है जी। वो दो चीजों में अटक जाता है, कैंसिल हो सकता है। या तो जिस सदन का वो सदस्य है वो सदन की उम्र यदि 1 साल से कम बची हो तो इलेक्शन नहीं होता, बाई इलेक्शन नहीं होता। या फिर सरकार ये लिख के दे कि अब सरकार चुनाव करने की स्थिति में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरा फंसा हुआ है, तो इलेक्शन वो एक्सेप्ट कर लेता है। ये दो है। मैं इसका थोड़ा उदाहरण देता हूं। उत्तराखंड में आपने देखा होगा, उत्तराखंड में इन्होंने एक सांसद को मुख्यमंत्री बनाया था ये धामी के बनने के पहले, और जब सांसद को बनाया तो 6 महीने के पहले उसको चुनाव लड़ना था, लेकिन उसका इस्तीफा हुआ क्योंकि जब तक वो चुनाव लड़ने की बाई इलेक्शन की डेट आ गई तब तक सदन को मात्र 8 महीने बचे थे। तो कोर्ट ने कहा सदन की उम्र ही 1 साल नहीं है तो आपका बाई इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो जो मुख्यमंत्री 6 महीने के बाद फिर से चुनाव जितना जीत के विधायक नहीं बनेगा तो सांसद तो मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। तो उसका इस्तीफा हुआ और धामी 2 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए पहली बार मुख्यमंत्री बने। वो टाई फंसा था। अब ये देखना है कि जिस स्पीड से उन्होंने ये इनका निलंबन किया, मतलब सदस्यता रद्द की, मुझे लगता है शाम तक तो आज इलेक्शन कमीशन को भी मैसेज गया होगा कि खाली हो गई है और 3 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन वहां चुनाव अनाउंस करे जी। तो आश्चर्य नहीं होगा। अब हमें ये देखना है 3 महीने पड़ते हैं 24 सितंबर को। 24 सितंबर से अगले 24 सितंबर तक, 2024 सितंबर तक क्या लोकसभा की उम्र है ये टेक्निकली चेक करनी होगी। आज मुझे समय नहीं मिला क्योंकि सुबह से चल ही रहा है, नहीं तो वो बाई इलेक्शन करके एक एमपी भी लाके रख देंगे वायनाड से। ऐसे सर, कई आने वाले समय अगर स्पीकर साहब चाहते कि जब तक वो ऊपरी अदालत में जाकर के अपनी अर्जी डालते तब तक के लिए सदस्यता उनकी थोड़ा ना भ्रष्टाचार के आरोप थे, ना क्रिमिनल केस था। हमारे यहाँ लालू यादव पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द की गई। वो मैं जानता हूं क्योंकि वो चारा घोटाले में क्या क्या हुआ ये सबको पता है। उसके बाद हमारे यहाँ एक और
कुलदीप सेंगर उम्र कैद की सजा हो गई, उनकी सदस्यता रद्द हो गई। अशोक चंदेल, ये उम्र कैद हत्या का मामला क्रिमिनल ऑफेंस था, वो चले गए। रशीद मसूद, एमबीबीएस कांड में, उस सीट घोटाले में, वो भ्रष्टाचार का मामला था, उसमें चले गए। लेकिन मानहानि के मामले में किसी सदस्यता रद्द हो, ये पहली बात है। इंदिरा गांधी से लेके तमाम 1957 से लेके अभी तक बहुत सारे लोगों के सदस्यता रद्द हुई है, लेकिन उस सदस्यता कोर्ट के आदेश से रद्द नहीं हुई, या कोर्ट ने मुजरिम सिद्ध किया इसलिए रद्द नहीं हुई। पार्लियामेंट में विशेषाधिकार समिति का एक गठन किया और उस समिति ने उनको दोषी पाया तो उनका सदस्यता रद्द की। कुल मिलाकर ये राजनीतिक इमेच्योरिटी, छिछोरापन दिखता है। अपनी लाइन बड़ी करने के बजाय दूसरे की लाइन काटने की प्रयास हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया, उसको लोकसभा में बोलने नहीं दिया तो बाहर जाके बोला, ज्यादा बड़ा हंगामा हो गया। अब कांग्रेस के लोग वेल में जाते हैं तो लोकसभा राज्यसभा टीवी का आवाज म्यूट हो जाता है, उससे लोग रास्ते पे आने लगे हैं। अब राहुल गांधी को आपने यदि बाहर निकाल ही दिया संसद से तो वो खुला सांड हो गया, वो तो पूरे भारत में घूमेगा। एक उसकी भारत जोड़ो यात्रा आपको परेशान कर गई सर। अब तो 6 साल रोज जा राहुल गांधी को, माफ कीजिएगा, 8 साल के लिए राहुल गांधी को फ्रीज करने की कोशिश की गई है। तो अब नहीं, उसमें दो चीजें है प्रज्ञा। राहुल गांधी जेल नहीं जाएंगे क्योंकि उनको ये मिलेगी, क्योंकि इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं किया उन्होंने। उनका राज्य मुझे जेल के बाहर रहने से समाज को हानि नहीं होगी जी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, उनको जमानत मिल जाएगी। ये कोर्ट केस चलेगा सुप्रीम कोर्ट तक, तो मुझे लगता है इनको ये कहा जाएगा कि 15,000 रुपए जमा जो आपको जमा हुए वो, और जो आप एक दिन भर कोर्ट में खड़े रहिए, ये इसका डिसीजन 1 आध साल में हो जाएगा। अच्छा। लेकिन टाई वो फंसेगा। मैंने बोला यदि इन्होंने बाई इलेक्शन करवा लिया और बाई इलेक्शन होने की स्थिति हो गई और वहां एक नया सांसद आ गया और राहुल गांधी को क्लीन चिट सर्वोच्च न्यायालय से मिल गई, तो फिर राहुल गांधी कहेंगे मुझे मेरी सीट वापस दे दो। उस सीट पे ऑलरेडी एक नया सांसद होगा, संविधान पीठ के सामने एक नया मसला आएगा। 2 सांसद होने पे किसका सांसद माने और किसको नहीं माने। जो नया चुन के सांसद आएगा वो बोलेगा मेरी क्या गलती भाई, आपने नोटिफिकेशन निकाला, आपने इलेक्शन अनाउंस किया, क्या आपने उसमें कंडीशन डाली थी कि केस रफा दफा होने पे या राहुल गांधी वापस आने पे आपको सीट छोड़नी पड़ेगी? क्या ऐसी कंडीशन थी? ऐसी कंडीशन हो नहीं सकती। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो आने वाले समय में हमारे देश में, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि हमारे देश का राजनेताओं की हालत इतनी छिचोरी और इतनी बचकनी होगी कि उन्होंने लिखा हुआ संविधान कई जगह अपने आप को परेशान पाएगा और बार बार अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। और ये अमेंडमेंट इसीलिए है, सर्वोच्च न्यायालय बीच बीच में इंटरवेन इसीलिए करता है जी। कुल मिलाकर ये एडवांटेज राहुल है, ऐसा मुझे लगता है। ये आपदा में अवसर ढूंढेगा। किस तरह से एडवांटेज राहुल आपको लग रहा है सर? राहुल गांधी कहेगा कि देखो मेरे लिए सुटेबल जज के सामने पेश किया गया और ज्यादा से ज्यादा सजा दी गई, मोदी समाज को अपमानित किया, तो इससे ज्यादा अपमानित तो नेहरू का होता है, इससे ज्यादा अपमान तो गांधी का होता है। इटाली कल तो पूरा इटालियन सरकार ने, इंटरनेशनल इटालियन गवर्नमेंट ने सॉरी पूरे इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए कि आए दिन इटली को गाली दी जाती है कांग्रेस वहां पे दिल्ली में, इंडिया में। ऐसा कोई होता है क्या? ऐसी कई बातें होती है। रेणुका चौधरी ने कहा कि भाई मुझे शूर्पणखा कहा था, हालांकि प्रधानमंत्री ने शूर्पणखा इस शब्द का उपयोग नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि मुझे रामायण। फिर लेकिन पार्लियामेंट में एक प्रावधान है जी, पार्लियामेंट में प्रावधान ये है कि पार्लियामेंट में जो भी सांसद बोलते हैं उनके ऊपर कोई मानहानि का केस नहीं बन सकता। सर पार्लियामेंट में बोलते हैं उस पर कोई केस नहीं बन सकता, लेकिन हमारे देश में इससे पहले बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा जब वो विधायक थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं, ये उनके कहे हुए वक्तव्य थे। अगर इस बात पर एफआईआर हो सकती है कि सारे मोदी सरने के लोग क्यों होते हैं, तो सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों, इस पर क्यों नहीं? सदन के बाहर के वक्तव्य ही है जी, सदन के बाहर वक्तव्य को रिपीट किया गया। अभी रेणुका चौधरी ने जो कहा उसमें यह हुआ था कि रेणुका चौधरी जब
7 फरवरी 2018 की बात है ये, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे मोदी जी जवाब दे रहे थे, तो जवाब देते समय आधार कार्ड का जिक्र हुआ। जिस आधार कार्ड को इन्होंने देश के लिए बहुत हानिकारक कहा था और ये आधार कार्ड लागू नहीं होने दे रहे थे, उसी आधार कार्ड को जब ये महिमा मंडित कर रहे थे, तब रेणुका चौधरी बहुत तेज से ठहाका लगाया उसने। तो वेंकैया नायडू ने उनको टोका कि भाई प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आप इतने जोर से नहीं हंस सकते। तो मोदी जी ने कहा कि अरे हंसने दीजिए वेंकैया जी, रेणुका जी को हंसने दीजिए, रामायण सीरियल खत्म होने के बाद ऐसी जोर की हंसी कहां हमारे नसीब में हुई सुनने को। वो भी इनडायरेक्टली कहा था उन्होंने। लेकिन उसके बाद किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी जी के इस वक्तव्य के साथ शूर्पनखा का एक वीडियो लोड किया था। तो किरण रिजिजू के खिलाफ वो जा सकती है, क्योंकि वो सदन के बाद कानून मंत्री के खिलाफ कैसे कानूनी कार्रवाई कर पाएंगी? एफआईआर कौन लिखेगा सर उनकी? विपक्ष के लिए किस थाने में जगह है एफआईआर लिखने की? आंध्र प्रदेश में लिख सकती है वो एफआईआर। राहुल गांधी के खिलाफ अभी 4 मानहानि के दावे और चल रहे हैं, ये यहाँ खत्म नहीं हुए। 2014 में उन्होंने संघ को कहा था कि गांधी हत्या का आरोपी महाराष्ट्र के भिवंडी में एक मुकदमा चल रहा है। 2016 में उन्होंने कहा कि एक वैष्णव मठ है आसाम में, उसमें मुझे संघ वाले प्रवेश नहीं करने दे रहे। संघ ने कहा कि आप संघ को बदनाम कर रहे हैं, तो गुवाहाटी में एक मुकदमा लग गया उनके ऊपर 2016 में। 2018 में उन्होंने कहा मोदी चोर है, तो रांची में एक मुकदमा लग गया। फिर 2018 में उन्होंने महाराष्ट्र के माझगांव में गौरी लंकेश की हत्या में बीजेपी और संघ के लोग हैं ऐसा इंडिकेशन किया, तो फिर एक मुकदमा लग गया। तो उसमें रांची छोड़ आसाम और महाराष्ट्र में फिर 2-2 साल की सजा होगी, तो आश्चर्य नहीं होगा। जिस हिसाब से लोअर कोर्ट बिहेव कर रहे हैं, तो अभी तो ये लंबी लड़ाई है। और अभी ये तो कल ऐसा तो निर्णय वहां भी आ सकता है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भी आ सकता है, सर तेलंगाना में भी आ सकता है। कि राहुल गांधी ने माफी आखिर क्यों नहीं मांग ली? इसके पहले भी तो राफेल वाले मसले पर, चौकीदार चोर है वाले मसले पर राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं सर्वोच्च न्यायालय पे। इन्होंने जो आरोप उन पे लगाए कि आपने मोदी समाज को चोर कहा, उन्होंने कहा मैंने मोदी समाज को चोर थोड़ी कहा। मैंने कहा कि ये सारे मोदी जो चोर हैं, ये सारे चोर मोदी क्यों होते हैं जी? ये सवाल पूछा, मोदी समाज जवाब दी इसका। कल कोई कहे मुझे कि यार ये वानखड़े जो है ये मुसलमान कहां से हो गया? मियां वानखड़े यदि किसी ने कहा तो मैं बोलूंगा मेरा अपमान हुआ। जब तक वो मुझे नहीं कहेगा कि मियां अशोक वानखड़े, तो भी 15 अशोक वानखड़े तो दिल्ली में हैं। तो इसमें वानखड़े का अपमान क्या हो गया? मैंने वही तो कहा, वानखड़े स्टेडियम के पास मैं घर से बांटना शुरू कर दूं तो फिर क्या लोग मैच देखने चले जाएंगे क्या प्रज्ञा जी? अशोक सर, इतनी बारीकियों से अगर चला जाएगा तो समाज जिएगा कैसे? अपनी बात कहने का, टीका टिप्पणी सहने का, कुछ सहन शक्ति तो समाज में है ना? सहन शक्ति नहीं है जी, सहन शक्ति नहीं है। मोदी का पोस्टर लगने से, मोदी हटाओ पोस्टर लगने से तुरंत 2 सेक्शंस इवॉक होते हैं। एक तो प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस एक्ट, और दिल्ली एडिफिकेशन एक्ट, दिल्ली ग्रुप हो रही है। अब उसके बाद तमाम, मैं देख रहा हूं पूरा दिल्ली पटा हुआ है अलग अलग पोस्टरों से। एलजी की आंखों में मोतियाबिंद है, शायद उनको दिखाई नहीं देता। मोतियाबिंद, कमल बिंद कहे हम उसको, उनकी आंखों में, उनको दिखाई नहीं देता। तो ये लोगों को समझ में आता है। वो लोग कहते हमने मोदी के लिए थोड़ी कहा। अब उन्होंने भाई प्रावधान, कानून का उल्लंघन करोगे तो कानून के ऊपर थोड़ी है जी, कानून के ऊपर कोई नहीं भाई। लेकिन आप करो तो रासलीला, लोग करे तो व्यभिचार, ऐसा तो नहीं चलेगा। फिर किसी के यहाँ 1 लाख की एंट्री मिलती है तो आप ईडी को पहुंचा देते हो। 8 करोड़ कैश मिला, कुछ नहीं हुआ। बाकी जगह कैश मिलता है, मांडवाली हो जाती है, कुछ नहीं होता है। ईडी सिर्फ विरोधियों के यहाँ क्यों पहुंचती है?
क्या बीजेपी वाले सब कंगाल हो गए, ठंठन गोपाला है? मुझे तो कई बार लगता है कि बीजेपी के तमाम लोग 81 करोड़ लोगों का जो मिलता है अनाज, उनमें सब लोग तो बीजेपी के होंगे। ये उनके पास तो पैसे ही नहीं बेचारों के पास, ना ईडी पहुंचती ना इनकम टैक्स पहुंचता है। सरकारी अनुग्रह पे 2 टाइम की रोटी मिल रही है उनको, और जो जितनी सब्सिडी वापस कर रहे हैं या ये अनाज नहीं ले रहे, ये सब कांग्रेसी और विपक्षी है जिनके पास पैसा है, भले ही भ्रष्टाचार का कमाया हुआ हो। अच्छा सर, विपक्षियों से याद आया कि अभी तक ये सवाल उठते थे डिबेट में कि विपक्ष कमजोर हो रहा है, विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है, और अब तो मुझे लग रहा है विपक्ष खत्म होने की कगार पर आ गया है धीरे धीरे। ये नरेशन भी प्रज्ञा बीजेपी का है जी। विपक्ष कमजोर कहां हो रहा है? दिल्ली में कहां चला नरेंद्र मोदी का नाम, हिमाचल में कहां चला नरेंद्र मोदी का नाम, कर्नाटक में कहां चला नरेंद्र मोदी का नाम, महाराष्ट्र में कहां चला नरेंद्र मोदी का नाम, मध्य प्रदेश में कहां चला, छत्तीसगढ़ में कहां चला, राजस्थान में कहां चला? अरे ये तो गुजरात सेंट्रिक पार्टी हो गई है, बीजेपी तो गुजरात की रीजनल पार्टी हो गई है जी। वहां आप मोदी जी के नाम पे जीत सकते हो। यूपी में आते से आपको मायावती और बाकी लोगों की बैसाखियां चाहिए। आपके पास आसाम और नॉर्थ ईस्ट में मुख्यमंत्री पद के लोग नहीं है, आपको कांग्रेस से लेने पड़ते हैं उधार। 2 एमएलए पे आप सरकार बनाते हो, एनडीए की सरकार कहलाते हो, शपथ विधि में जाते हो, सरकार तोड़ते हो, गिराते हो, ईडी जाती है, इनकम टैक्स जाती है, और फिर कहते हो विपक्ष नहीं है। अरे विपक्ष है, तभी तो तुम्हारी ईडी से लेके इनकम टैक्स सीबीआई 24 घंटे एक्टिव है। विपक्ष कमजोर होता तो इनकी जरूरत भी नहीं होती। द स्ट्रेंथ ऑफ अपोजिशन is directly related to the overloading of various agencies in India. जी। जितना एजेंसियों का काम बढ़ेगा उतना आप समझ जाइए विपक्ष ताकतवर होगा। क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है सामना करने की, आपने हिम्मत नहीं है अपने बलबूते पे सरकार लाने की। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में है सर, अशोक सर, तो फिर अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? क्या ये जो राहुल गांधी को 2 साल की जेल की जो बात चल रही है, अब आपके हिसाब से ये कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, या फिर अब कांग्रेस को ये किसी तरह का फायदा पहुंचाएगा? जैसे लोग टीवी मीडिया में बहुत हेडलाइंस चल रही है कि भुना लेंगे या फिर गवा देंगे। नहीं, ये तो आपादा में अवसर ढूंढेगा। वो तो कहेगा पार्लियामेंट में आप मेरा माइक म्यूट कर देते हैं तो मैं बाहर बोलता हूं तो तकलीफ होती है, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते, मेरे सदस्य वेल में जाते हैं तो आपका लोकसभा टीवी म्यूट कर देता है आवाज। अब मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां आपका नियंत्रण नहीं है, वह है जनता जनार्दन का दरबार। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के मुंह में खून लग गया, उनको समझ में आ गया कि उनके पार्टी के लोग हो या बाकी लोग हो उनको पप्पू कहे, लेकिन जनता पप्पू नहीं मानती। जनता उनके सवाल उठाने वाला एक नेता मानती है, इसलिए लोग खड़े हो जाते हैं पीछे। बाकी जगह लोग लाने पड़ते हैं, नगर निगम की और आपके कारपोरेशन की, ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की बसें लगा लगा के। राहुल गांधी के लिए कौन बसें देगा? किसी ने 4 टैक्सी दी तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है बेचारे का, फिर भी लोग आते हैं, तो कुछ तो है। तो विपक्ष ताकत, ये इनका नरेशन है, विपक्ष कमजोर है, इकट्ठा नहीं होता। क्यों हो इकट्ठा विपक्ष? जी, विपक्ष क्या इकट्ठा होगा? क्या समाजवादी तृणमूला को 25 जगह देगी, तृणमूला समाजवादी को 25 जगह देगी, केसीआर 10 जगह यहां मांगेगा, यूपी में समाजवादी की 8 जगह वहां होगी जी। ये चाहते हैं ऐसा विपक्ष इकट्ठा हो ताकि चुनाव हारे। इनको बहुत तकलीफ है बीजेपी को जब विपक्ष अपने अपने राज्य में अपनी अपनी ताकत के साथ खड़ा है। केसीआर तेलंगाना में पैर नहीं रखने दे रहा, ममता बंगाल में हुंकार भर रही है, बीजेडी वहां मिलने नहीं दे रहा है जी। कर्नाटक में कांग्रेस ने नाक में दम कर रखा है, डीएमके आए, डीएमके पैर नहीं रखने दे रहे हैं जी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी खत्म ही हो गई है।
राजस्थान में बीजेपी में जितने जूते चल रहे हैं उतने कांग्रेस में जूते चल रहे हैं, तो कोई दोनों बराबर है। तो विपक्ष कमजोर कहाँ है? आज हो गया ना, महाराष्ट्र में बाई इलेक्शन हो गए, क्या हो गया, कहां था सत्ता पक्ष, हिंदुत्व की राजनीति, एकनाथ शिंदे एक चुनाव से भाग गए, एक चुनाव को मुंह पे खानी पड़ी, विधान परिषद में सुपड़ा साफ हुआ। और क्या चाहिए भाई, कितनी बार कहलवाओगे? ये प्रगल्भता किसको कहते हैं? मैं और किसी पुराने जमाने की बात नहीं करूंगा। अरुण जेटली हो गए या नितिन गडकरी हो गए, जब इनके बारे में मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने कुछ बयान दिए, उन्होंने दिल्ली में मुकदमे दायर किए, और जब अरविंद केजरीवाल को यह लगा कि यह मामला गड़बड़ा हो रहा है, तो उनने कहा कि हम माफी मांग के ये मामला सलटाते हैं। तो कोर्ट ने पूछा तो गडकरी और दोनों ने कहा कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, खत्म, बस यही खत्म करें। जब केजरीवाल जी को माफी मांगनी थी तो सवाल उठाया, कहां माफी मांगे? अखबारों में माफी मांगे, चैनल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके माफी मांगे। जब गडकरी जी को पूछा तो गडकरी जी ने कहा लंच पे आइए घर पे। तो गडकरी जी के घर लंच पे गए, डाइनिंग टेबल पे उनका स्वागत हुआ, बढ़िया मराठी खाना खाया, और जाते हुए समय हाथ पकड़ के बोले, भाई साहब जरा सॉरी, यहां गलती हो गई थी वो। अरे बोले चलता है, राजनीति में तो ये चलता है, तुम आरोप नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा? हम भी यही तो करते आए हैं, जिंदगी भर विपक्ष की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं हम, अभी सत्ता में आए, हमने तो लगातार आरोप ही लगाए, चलता है, चलिए। इसको कहते हैं मैच्योरिटी, ये छिछोरापन नहीं है। नहीं, मैं नहीं चाहूंगा। अब लोकतंत्र क्या एफआईआर से चलेगा अशोक सर? एफआईआर से ही चल रहा, 2014 से लोकतंत्र है कहां? प्रज्ञा जी, जिसको आप लोकतंत्र कहते हैं उसकी परिभाषा क्या हो गई है? सर यही बात राहुल गांधी ने लंदन में कही थी। हाँ, तो फिर इनको तकलीफ हुई, गला घोटा जा रहा है, और बीजेपी लगातार उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही थी। अब मांग पूरी हो गई है। प्रज्ञा जी, वस्तुस्थिति या सच्चाई बयां करने पे राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा लगता है। ये इस देश की अब स्थिति हो गई है, खासकर 2014 के बाद। माय वे और हाईवे, ये रूल है। यदि मैंने कहा ये सही है तो फिर सही है, और मैंने कहा ये गलत है तो फिर गलत है। हमारे यहां आपको जब डिलीवरी करने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है, आपने 8 साल में किया क्या, इस देश को दिया क्या? चलो मैं आज पूछता हूं सवाल। 370 खत्म कर दी, ठीक है भैया। मंगलयान ले गए, ठीक है भैया। 35 ये खत्म हो गई, ठीक है भैया। 81 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे, ठीक है भैया। G20 की सदारत हो गई, ठीक है भैया। अब आप आइए, 370 और 35 ये करने के बाद भी क्या जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे? देश 370 क्यों हटाना चाहता था? इसलिए नहीं कि बस हटाना है, इसलिए कि जम्मू कश्मीर की हालात सुधरे, बद से बदतर हुए। राम मंदिर कोर्ट के कहने पे हो रहा है। मंगलयान की शुरुआत, तैयारी की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय से अपने यहां स्पेस स्टेशन बना, और तब से स्पेस साइंस पे काम होने लगा है। ये निरंतर चलने वाली बातें हैं। यदि कोई 2000 किलोमीटर की सड़क बन के दे देता है, लोकार्पण करता है, तो लोकार्पण करने वाला हमेशा उस पहले आदमी को याद करता है जिसने पहली नींव रखी थी इसकी। पीढ़ियां खपती है, सालों। आज 1947 से लेके 2023 तक यदि ये देश चल रहा है तो पीढ़ियां गई है। मुझे आज याद आता है वो भाषण, अटल जी का ऐतिहासिक भाषण। जब अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो अटल जी ने कहा, मुझे कुछ लोगों ने ये कहा है कि कहिए अभी तक देश में कुछ नहीं हुआ। मैंने उनको कहा कि मैं नहीं कह सकता। 1947 से लेकर आज तक यदि देश में कुछ हुआ नहीं, ऐसा मैंने कहा, तो इस देश के किसान, मजदूर और तमाम नेताओं का भी अपमान होगा जिन्होंने हर कार्यकाल में कुछ तो अच्छा काम किया है। विचारधारा अलग हो सकती है, ये थे अटल जी, इसे स्टेट्समैन कहते हैं। 2014 के बाद आजादी मिलती है इस देश को, और उसके लिए उसको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी और आप उसको पद्मश्री देते हैं, एंडोर्स करते हैं। शर्मसार है, शर्मनाक बात है।
अशोक सर, आपसे बात करके हमेशा बहुत ही अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है, एकदम ऐसे सूत्र मिलते हैं जो हमें कहीं और नहीं मिल सकते। और राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा, कांग्रेस क्या कदम उठाएगी, इस पर बात कर रहे थे अशोक सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। नमस्कार, जय हिंद।